Hello, my dear student. Good morning. सुप्रभात. वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है. तो क्लास 12 और लेक्चर नंबर 14 है. 40वां लेक्चर है. चैप्टर नंबर 7 है हमारा. क्योंकि आज और कल दो वीडियो के अंदर मैं आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बता के इस चैप्टर को क्लोज कर दूंगा. वैसे तो आपका चैप्टर हो चुका है, लेकिन कुछ दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, उपभोक्ता से संबंधित और मांग से संबंधित. तो उन चैप्टर को भी हमें क्या करना है, उन जो क्वेश्चंस है, सवाल है, उन सभी सवालों के जवाब आपको देने हैं. ठीक है, ताकि हमारा प्रैक्टिस हो जाएगी, अभ्यास हो जाएगा कि बाई चांस बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आ भी जाए तो हम उस क्वेश्चन से डरे नहीं. ठीक है, तो चैप्टर हो चुका है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी करनी है. ठीक है, तो उपभोक्ता से संबंधित जो भी प्रैक्टिकल सवाल है आपकी किताब के अंदर, उन सभी सवालों को हम आज करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिएगा. आज का हमारा पहला सवाल है कि एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करने के लिए इच्छुक है. एक उपभोक्ता को दो वस्तु का उपयोग कर रहा है और दोनों वस्तुओं की कीमत कितनी है सर? 4 रुपये और 5 रुपये. यानी कि दो वस्तु एक की 4 रुपये, एक की 5 है. उपभोक्ता की आय है 20 रुपये. उपभोक्ता की आय कितनी है सर? 20 रुपये. तो अब उसमें आपको सबसे पहला काम करना है कि बजट रेखा का समीकरण लिखिए. बजट रेखा का समीकरण. तो चलिएगा हम लोग कर देते हैं. सबसे पहले आपको कह रहा है कि बजट रेखा का समीकरण. बजट रेखा का समीकरण. और ये प्रोसेस मैंने आपको जब बजट रेखा पढ़ाई थी तो उस समय भी मैंने आपको पढ़ाया था. ठीक है, तो अब भी देखना कि बजट रेखा का समीकरण क्या होगा सर. तो माना आपके पास में दो वस्तुएं, माना आपके पास में, माना उपभोक्ता के पास में दो वस्तुएं, उपभोक्ता के पास में दो वस्तुएं. ठीक है, कितने वस्तुएं सर? दो वस्तुएं जिनकी कीमत कितनी है? 4 रुपये व 5 रुपये. जिनकी कीमत 4 रुपये व 5 रुपये. और उपभोक्ता की आय कितनी है? तो सर उपभोक्ता की आय है 20 रुपये. ठीक है, तो बजट रेखा का समीकरण क्या है सर? बजट रेखा का समीकरण, तो सर बजट रेखा का समीकरण था सर P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल m. ठीक है, तो दोनों वस्तुओं की कीमत कितनी है सर? पहली वस्तु की कीमत 4 है. ठीक है, यानी कि 4x1. दूसरी वस्तु की कीमत है 5 रुपये, यानी कि 5x2 इक्वल उपभोक्ता की आय कितनी है सर? 20 रुपये. तो आपके बजट रेखा का समीकरण ये बन चुका है. यह आपकी क्या है सर? बजट रेखा का समीकरण है. यह आपकी क्या हो चुका है सर? बजट रेखा का समीकरण है. ठीक है, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन कि बजट रेखा का समीकरण क्या है. कि बजट रेखा का समीकरण हो गया है. अब देखिएगा सेकंड पॉइंट में आपको कह रहा है कि यदि उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय वस्तु एक पर व्यय करे तो वह उसकी कितनी मात्रा का उपभोग कर सकता है. तो देखिएगा सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि 20 रुपए का पूरे के पूरे पहली वस्तु पर अगर वो खर्च करे, पहली वस्तु पर खर्च करे, तो बताइए वो उसकी कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है, वो उसकी कितनी मात्रा परचेस कर सकता है. तो देखिएगा यदि उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय, यदि उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय
वस्तु एक पर व्यय करे। ठीक है, तो देखिएगा आपको मात्रा निकालनी है तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं कि जब भी आपको मात्रा निकालनी है तो कैसे करनी है कि सर उपभोक्ता उपभोक्ता के आय बटे वस्तु एक है तो वस्तु एक की कीमत, वस्तु एक की कीमत। तो देखिएगा आपकी क्वांटिटी कितनी निकलेगी, आपकी आय कितनी है, उपभोक्ता का बजट कितना है, तो सर उपभोक्ता का बजट है 20 रुपए और पहली वस्तु की कीमत कितनी है 4 रुपए, तो 4 का भाग दे दो तो आपकी मात्रा कितनी आ रही सर 5, कितनी आ रही सर 5 इकाई। ओके, सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। अगर वो पूरे के पूरे अगर वस्तु एक पर व्यय करे तो 20 में 4 का भाग दे देना तो आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये आपके पहले का दूसरे का हल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी पॉइंट तीसरा प्रश्न लिखना। इसी पॉइंट में थर्ड पॉइंट आपको कह रहा है कि अगर वो संपूर्ण आय वस्तु 2 पर व्यय करे तो वह उसकी कितनी मात्रा का उपभोग करेगा। तो देखिएगा भाई स्टूडेंट इसको कैसे हल करना है। थर्ड पॉइंट, यदि वह अपनी संपूर्ण आय वस्तु 2 पर व्यय करे, संपूर्ण आय वस्तु 2 पर व्यय करे तो देखना कितनी मात्रा को खरीद सकता है। तो सर क्वांटिटी निकालनी है तो देखिएगा सर मात्रा बराबर उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय बटे वस्तु 2 की कीमत बटे वस्तु 2 की कीमत। तो सर कैसे हल होगा ये, तो देखना इसको मात्रा निकालनी है आपको। तो उपभोक्ता की आय कितनी है 20 रुपए, ठीक है, और दूसरे वस्तु की कीमत कितनी है, वस्तु 2 की कीमत है, ठीक है, वस्तु 2 की कीमत। ठीक है, तो 20 में भाग दे दो 5 का तो आपकी क्वांटिटी कितनी आ रही है सर 4, आपकी क्वांटिटी कितनी आ रही है सर 4। फिर है चौथा पॉइंट कि बजट रेखा की प्रवणता क्या है, यानी कि ये बजट रेखा का ढाल पूछ रहा है, क्या बजट रेखा का ढाल। तो चलेगा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट है कि बजट रेखा की प्रवणता, बजट रेखा की प्रवणता, बजट रेखा की प्रवणता। तो बजट रेखा की प्रवणता का मतलब क्या हुआ, P1 बटे P2, P1 बटे P2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे आपकी क्या है माइनस की ओर है, ठीक है, तो मैं इसको वही बता रहा हूँ, आपको फॉर्मूला तो सब पता ही है और ये भी माइनस में, इसीलिए मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। P1 बटे P2, ठीक है, यहाँ पे चलो उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो ये था ये P1 बटे P2,
कितना है सर 4/5, ये कितना है सर -0.8, -0.8। ठीक है, तो ये था आपके बजट रेखा का डाल। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न, ठीक है, समझ में आया बजट रेखा का समीकरण का आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था। अगर वो पूरी की पूरी वस्तु एक पर व्यय करे तो वस्तु एक की कीमत का भाग दे देना, या मैंने नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूं कि वस्तु एक की कीमत, वस्तु एक की कीमत। ठीक है, ये आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में ये वाला टॉपिक नहीं है, तो इसको भी नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके यहां से स्टार्ट हुए थे, जो मैं आपके बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर दे रखे मैं वही क्वेश्चंस ले रहा हूं। ठीक है, तो नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलेगा। सेकंड प्रश्न आपके कि यानी कि प्रश्न संख्या 5 का, ठीक है, आपके बुक के अंदर जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग, एक उपभोक्ता दो वस्तु का उपभोग करने के लिए इच्छुक है और दोनों वस्तुओं की कीमत 4 रुपये और 5 रुपये। उपभोक्ता की आय 20 रुपये से बढ़कर 40 रुपये हो जाती है। उपभोक्ता की जो आय, जो उसकी इनकम है, वो 20 रुपये से बढ़कर 40 रुपये होती है, परंतु कीमत अपरिवर्तित रहती है, परंतु कीमत अपरिवर्तित रहती है। तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन होता है? तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन होता है? देखिएगा, जब 20 रुपये है तो बजट रेखा कैसी होगी, और जब 40 रुपये है तो बजट रेखा में क्या होगी? जाहिर सी बात है, जब बजट बढ़ रहा है और कीमत उतनी होती है तो उपभोक्ता उसका भाग बढ़ेगा। कैसे देखना, इसको मैं इस सेट कर देता हूं। ठीक है, आपको बजट रेखा बतानी है कि बजट रेखा में क्या होगा। ठीक है, या इसको और थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं। यहाँ पे मैं वस्तु एक कर देता हूं, ठीक है, कोई ऐतराज नहीं है, या फिर आप वस्तु दो रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखना, जब 20 रुपए है तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरी बजट रेखा किस पे होगी? 40 पे। ठीक है, 4। जब कह रहा हूं 20 रुपए है, जब 20 रुपए तो मेरा बजट रेखा यानी कि कम है। भाई 20 रुपए और वस्तु की कीमत है कि 4 रुपए की 5 रुपए, तो मेरे बजट रेखा, मैं यहाँ पे जस्ट सपोज कर रहा हूँ, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उससे कोई ऐतराज नहीं है। तो जब 20 रुपए तो मेरे बजट रेखा का समीकरण क्या था आपको पता ही है, 4x1 प्लस 5 x2 बराबर 20। ठीक है, और मैं जब ये कहता हूं कि मेरी बजट प्रश्न कहा हुआ है कि उपभोक्ता क्या है 20 रुपए से 40 रुपए होती है, परंतु कीमत अपरिवर्तित है, तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन होगा? तो वो देखना। तो मैं ये कहूंगा कि उपभोक्ता वस्तुओं की मात्रा को बढ़ा देगा। जब उपभोक्ता की आय बढ़ी है तो सीधी सी बात है, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वस्तुओं की मांग भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
इसको मैं ऊपर की ओर ले लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरी बजट लिखा ऊपर की ओर जाए तो चलो इसको ऊपर की ओर जाने दे रहे। आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है, उससे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, ये में 9 और ये 10, ठीक है, तो मैंने कह दिया उपभोक्ता की आय ये, ठीक है। यानी कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ी है ना, जब उपभोक्ता की आय बढ़ी है तो मैं ये कह रहा हूं कि वस्तुओं की मात्रा बढ़ी है लेकिन कीमत अपरिवर्तित है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कीमत उतनी की उतनी ही है, ठीक है। देख लो 4 करोड़ 5 रुपए है, लेकिन इस उपभोक्ता के वस्तु को खरीदने की जो इनकम है, जो आय है, वो आय बढ़ चुका है। कितना हो चुका है सर? 40 रुपए। तो जब उपभोक्ता की आय 20 रुपए थी तो मेरे बजट देखा यहाँ पर थी, और जब उपभोक्ता की आय बढ़कर 40 रुपए हुई तो वस्तुओं की मांग बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर लिख सकते थे कि जब उपभोक्ता की आय, जब उपभोक्ता की आय 20 रुपए से बढ़कर 40 रुपए होती है, 20 रुपए से बढ़कर 40 रुपए होती है, तो बजट का दाहिनी ओर एवं ऊपर की ओर खिसक जाता है, एवं ऊपर की ओर खिसक जाता है, ऊपर की ओर खिसक जाता है। अर्थात उपभोक्ता की आय उपभोक्ता की आय बढ़ती है, परंतु दोनों वस्तुओं की कीमत अपरिवर्तनशील है, दोनों वस्तुओं की कीमत अपरिवर्तित है, दोनों वस्तुओं की कीमत कैसी है सर? अपरिवर्तित है, ठीक है। जब कीमत अपरिवर्तित है लेकिन उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वस्तु की कीमत अपरिवर्तित है, तो उपभोक्ता वस्तुओं की मात्रा को बढ़ा देता है, उपभोक्ता वस्तु की मात्रा को बढ़ा देता है, वस्तु की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है, हो जाएगा ये रीजन में कितना कंपल्सरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को बढ़ते हैं, नोट कर दो इसको भी, इसकी शॉर्ट लिख लो भाई, चलेगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो आपके है कि एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करने के लिए इच्छुक है, दोनों वस्तुओं की कीमत क्रमशः 4 रुपए और 5 रुपए, उपभोक्ता की आय 20 रुपए है। यानी कि वही क्वेश्चन से उसी क्वेश्चन को आपको और थोड़ा घुमा के दे रहा है कि यदि वस्तु 2 की कीमत में 2 रुपए की गिरावट आ जाए, यदि वस्तु 2 की कीमत में 2 रुपए की गिरावट आ जाए परंतु वस्तु 1 की कीमत में तथा उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन न हो तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन आएगा वो दिखाना है। तो बिल्कुल आप दर्शा सकते हैं इसको, सर कैसे करना है वो देखना है। मैं सॉल्व कर रहा हूं,
देखिएगा मैं यहाँ पे वस्तु एक लिख लेगा, ठीक है। नो आना चाहिए नहीं, हाँ। देखिएगा जब यहाँ पर स्थिति, तो आपका मैं ये कह रहा हूँ कि बजट लिखा है यहाँ पे आपकी यहाँ पे, ठीक है। पहले 4 था, अब मैं ले लेता 5, ठीक है। ये जब पहले वस्तु की कीमत 4 रुपए और दूसरी वस्तु की कीमत 5 रुपए थी, तो उस समय मैं ये कहूंगा कि मेरी बजट लिखा यहाँ पर थी, ठीक है। देखिए 4x1 प्लस 5x2 इक्वल 20 रुपए। अब मैं ये कहता हूं कि मेरी दूसरी वस्तु की कीमत में 2 रुपए की गिरावट आ रही है। दूसरी वस्तु की कीमत में कितनी गिरावट आ रही है सर? 2 रुपए की। 2 रुपए की कमी हो रही है, तो 2 रुपए की कमी हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? वो उपभोक्ता दूसरे वस्तु की मात्रा को बढ़ा देगा, दूसरे वस्तु की मात्रा को बढ़ा देगा। ये पहली वस्तु है और ये आपके वस्तु 2। तो ध्यान रखना, बजट उतने का उतना ही है, बजट उतने का उतना ही है। बजट लिखा में कोई परिवर्तन मैं नहीं कर रहा, ठीक है। बजट लिखा में मैं कोई परिवर्तन नहीं कर रहा। एक काम करता हूं, इसको मैं बाद में लिख देता हूं क्योंकि मैं नहीं कर सकता है, इसीलिए। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत। ये आपके नए बजट लिखा, नई बजट रेखा, और ये आपकी कौन सी है? पुरानी बजट रेखा। यानी कि ये आपके 4x1 प्लस 5x2 बराबर 20 रुपए। और यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि जब वस्तु 2 की कीमत में कमी होती है, ठीक है, 4x1 वस्तु इसमें कमी हो रही है, यानी कि 3x2 बराबर 20 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहूंगा मैं कि यदि यदि वस्तु यदि वस्तु 2 की कीमत में, वस्तु 2 की कीमत में 2 रुपए की गिरावट, 2 रुपए की गिरावट या कमी आती है, तथा या परंतु 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 वस्तु 1 की कीमत, वस्तु 1 की कीमत तथा उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय अपरिवर्तित है, 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 उपभोक्ता की आय अप
बजट रेखा की प्रवणता में, बजट रेखा की प्रवणता में कमी आएगी। क्या आएगी सर? कमी आएगी। ठीक है। और ये कह सकते हैं कि वस्तु दो की मात्रा कमी आएगी और वस्तु दो की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि उपभोक्ता वस्तु दो की मात्रा को बढ़ा देगा। उपभोक्ता वस्तु दो की मात्रा का उपभोग बढ़ा देगा, उपभोग बढ़ा देगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोट कर दो स्टूडेंट। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करने के लिए इच्छुक है और दोनों वस्तुओं की कीमत क्रमशः 4 रुपए और 5 रुपए, उपभोक्ता की आय 20 रुपए। और यदि कीमतें और उपभोक्ता की आय दोनों दुगुनी हो जाए तो बजट सेट कैसे होगा? अगर दोनों वस्तु की प्राइस और दोनों वस्तु की कीमतें, दोनों वस्तु की प्राइस या कीमतें को एक बात है, प्राइस और उपभोक्ता की आय दोनों अगर डबल हो जाए तो बजट सेट कैसे होगा? तो देखिएगा, कीमत और आय, कीमत और आय में पूर्व का बजट सेट, में पूर्व का बजट सेट, पूर्व का बजट सेट। तो पूर्व का बजट सेट में मैं कह रहा हूं कि P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर n, ये आपकी बजट सेट का समीकरण होता है। तो कितनी थी पहले वस्तु की कीमत? 4, x1 प्लस 5 x2 बराबर उपभोक्ता की आय 20 रुपए। ये आपकी बजट कीमत और आय में बजट, पूर्व का बजट। अब मैं कहता हूं कि यदि कीमत और आय दोनों, यदि कीमत व आय दोनों दुगुनी होने पर बजट का सेट, दोनों दुगुनी होने पर बजट सेट, जब दोनों अगर डबल हो जाएगी तो मेरा समीकरण क्या होगा सर? P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल m, ये x में व्यवस्थित कर देता हूं। ठीक है, बराबर m, दोनों डबल हो जाए, यानी कि 4 से होगी कितना होगा डबल? 8, यानी कि ये x1, 5 से डबल होगी कितने से? 10, यानी कि 10 x2, और m डबल हो जाएगा कितना हो जाएगा? 40। तो ये कैसा हो जाएगा? डबल। समझ में आ गया क्या ये आपके? ये आपके बजट सेट हो गया। ठीक है, तो नाउ टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसकी सॉल्व ले लो। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता
अपनी पूरी आय का व्यय करके वस्तु ए की 6 इकाइयां और वस्तु 2 की 8 इकाइयां खरीद सकता है। और दोनों वस्तुओं की कीमतें 6 रुपये और 8 रुपये, तो उपभोक्ता की आय कितनी होगी? आय क्या करनी है? दोनों वस्तुओं की प्राइस है और दोनों वस्तु की यूनिट भी दे रखी है और ये भी कहा हुआ है कि वो अपनी पूरी आय खर्च कर रहा है, तो उपभोक्ता की आय कितनी होगी फाइंड आउट कीजिएगा। देखिएगा मैं भी कह रहा हूं, आप भी कीजिएगा। देखिएगा वस्तु एक की कीमत कितनी है सर? तो पहले वस्तु एक की, ठीक है, वस्तु एक की कीमत, वस्तु एक की कीमत, वस्तु एक की कीमत सर 6 रुपये और पहली वस्तु की मात्रा कितनी है सर? तो वस्तु एक की मात्रा, वस्तु एक की मात्रा है सर आपकी कितनी है सर? 6 यूनिट है, 6 इकाइयां, ठीक है। वस्तु 2 की कीमत, वस्तु 2 की, तो सर वस्तु 2 की कीमत है आपके 8 रुपये, ठीक है। पहले वस्तु की प्राइस कितनी है? 6 रुपये और पहले वस्तु की क्वांटिटी कितनी है सर? 6 यूनिट है और दूसरे वस्तु की प्राइस कितनी है सर? 8 रुपये और यूनिट भी कितनी है सर? 8 है। वस्तु 2 की मात्रा तो कितनी है सर? 8 इकाइयां या 8 इकाई लिख लो, ठीक है। अब आपको बजट सेट करना है, तो देखिएगा बजट सेट कैसे होगा। बजट सेट बराबर, बजट सेट क्या है? फॉर्मूला P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर m, P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर m। तो पहली वस्तु की प्राइस कितनी है सर? 6 रुपये। पहली वस्तु की प्राइस कितनी है सर? 6 रुपये और पहली वस्तु की यूनिट कितनी है सर? 6 प्लस दूसरे वस्तु की प्राइस यानी P2 कितनी है सर? 8 है, ठीक है। और दूसरे वस्तु की मात्रा कितनी है सर? दूसरे वस्तु की यूनिट कितनी है सर? 8 है और आपको निकालना क्या है सर? m। तो 6 4 36, 8 64 बराबर m, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, कितना आ रहा आपके सर? 100, ठीक है। 100 आपके क्या आ चुका सर? m। समझ में आया आपके? m कितना आ रहा सर? तो आपके m आ रहा है सर 100। समझ में आया कि नहीं आया? आ चुका आपको, आपको निकालना था m कि m कितना है और क्लियर लिखा हुआ है कि वो अपनी पूरी की पूरी है खर्च कर रहा है, तो कितना आ रहा है सर? 100 आ रहा है, कितना आ रहा है? ये आपका क्या है सर? आंसर, यानी कि ये बजट का सेट हुआ कि नहीं हुआ सर? हो चुका है भाई, ये बजट सेट कर रहा था ये, ठीक है। हो जाएगा ये। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन क्या करते हैं, नोट कर दो इसको भी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर है आपके 8, क्वेश्चन नंबर है 8 है, ठीक है। 8 है ना? एक सेकंड मैं देख के देखता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न संख्या 90 है, ठीक है, क्योंकि इसी किताब से हमने सवाल पढ़ा रहा है। हाँ देखिएगा,
मान लीजिएगा उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है जो केवल पूर्णांक इकाइयों का उपलब्ध है और दोनों वस्तुओं की कीमत 10 रुपए के बराबर ही है तथा उपभोक्ता की आय कितनी है 40 रुपए। दोनों वस्तुओं की कीमत कैसी है सर सेम यानी कि 10 रुपए है, ठीक है। दोनों वस्तुओं की कीमत कैसी है सर सेम है और उपभोक्ता की आय कैसी है सर 40 रुपए। अब फर्स्ट में आपको कह रहा है कि वे सभी बंडल लिखिए जो उपभोक्ता के लिए उपलब्ध है, यानी कि 40 रुपए में वो अपनी वस्तु को किस प्रकार से खरीद सकता है, कितने बंडल वो बना सकता है वो आपको करना है। यानी कि फर्स्ट में आपको जितने भी कंडीशन बने वो सभी कंडीशन बनाने। एक्चुअली क्या मैं स्टार्ट करते समय मैंने इसका सॉल्यूशन भी स्टार्ट हो गया था गलती से, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा। देखो दोनों वस्तुओं की कीमत कैसी है 10 रुपए, ठीक है। उपभोक्ता की कुल आय कितनी है 40 रुपए। अब देखते हैं इसमें 40 रुपए में कितने बंडल होते हैं। अगर मेरे पास में ये समझो दो वस्तु है, एक तो समोसे और एक है ब्रेड पकोड़े, एक है समोसे और एक क्या है सर ब्रेड पकोड़े, ठीक है। एक तो कह रहा हूं मैं समोसे, याद कीजिएगा वो टॉपिक्स मैंने पढ़ाया था कि सर समोसे की भी कीमत 10 रुपए है और ब्रेड पकोड़े की भी कीमत कितनी है सर 10 रुपए और उपभोक्ता की आय कितनी है सर 40 रुपए। अब देखते हैं 40 रुपए कंडीशन कौन कर सकते हैं। अगर मैं समोसा और ब्रेड पकोड़े दोनों ही खरीदूं तो मेरे बजट तभी मैं बजट है मेरे पास में, तभी मेरे पास में 40 रुपए हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एक समोसा खरीदूं और 30 रुपए अगर मैं बचा लूं और दूसरे वस्तु को नहीं खरीदूं तो भी मेरा काम हो सकता है। यानी कि अगर मैं समोसे की मात्रा में 0 रखूं, समोसे की मात्रा 0 और ब्रेड पकोड़े की मात्रा अगर 1 रखूं तब भी मेरा बजट बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, बैठ सकता है। और अगर मैं ब्रेड पकोड़े की मात्रा बढ़ाकर 2 करूं, 1 से बढ़ाकर 2 और समोसे की मात्रा 0 रखूं तब भी मेरा बजट हो सकता है, तब भी मेरा बजट बैठेगा 40 रुपए के अंदर, ठीक है। फिर देखिएगा अगर मैं ब्रेड पकोड़े की मात्रा अगर 3 रखूं और समोसे की मात्रा 0 रखूं तब भी मेरा बजट बैठेगा। अगर मैं ब्रेड पकोड़े की मात्रा अगर 4 रखूं और समोसे की मात्रा अगर 0 रखूं तब भी हो सकता है। अब इधर आ जाइएगा, समोसे की मात्रा 1 रखूं और ब्रेड पकोड़े की मात्रा अगर 0 रखूं तब भी हो जाएगा। अगर ये भी 1 है और ये भी 1 है तब भी हो जाएगा। अगर समोसे की मात्रा 1 है और ब्रेड पकोड़े की मात्रा 2 है तो भी हो जाएगा। और समोसे की मात्रा 1 और ब्रेड पकोड़े की मात्रा 3 है तो तब भी मेरा बजट बैठ सकता है। अगर मैं 2 समोसे और ब्रेड पकोड़े की मात्रा में 0 रखूं तब भी मेरा बजट बैठ सकता है, ठीक है। अगर मैं ब्रेड पकोड़े की मात्रा 2 और समोसे की मात्रा 2 और ब्रेड पकोड़े की मात्रा 1 तब भी हो सकता है 40 रुपए के अंदर ही है। अगर मैं 2 समोसे और 2 ब्रेड पकोड़े रखूं तो भी बजट हो जाएगा। अगर मैं 3 समोसे और 1 ब्रेड पकोड़ा है तब भी हो जाएगा। अगर मैं 3 ब्रेड पकोड़े 3 समोसे और 1 ब्रेड पकोड़ा रखूं तब भी हो जाएगा। और 4 के 4 के समोसे रखूं और ब्रेड पकोड़े की मात्रा अगर 0 रखूं तो भी मेरा बजट बैठ सकता है। लेकिन कितनी स्थिति बनी सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्थिति टोटल, ठीक है। तो 15 स्थिति तक में बराबर बजट बैठ सकता है, ठीक है। यानी कि 40 रुपए के अंदर भी हो सकता है और 40 रुपए के बराबर भी हो सकता है। अब सेकंड कंडीशन में आपको कह रहा था कि जो बंडल उपभोक्ता के लिए उपलब्ध है उनमें से वे बंडल कौन से हैं जिनमें उपभोक्ता के पूरे व्यय 40 रुपए, यानी कि इनमें से वे बंडल निकाले जिसमें पूरे 40 रुपए यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं पहली कंडीशन तो यही है 0 4, ठीक है। समोसे की मात्रा 0 और ब्रेड पकोड़े की मात्रा में 4 रखूं तो भी मेरा बजट पूरा बैठ सकता है, ठीक है। फिर और देखिएगा यहाँ पर भी आपके अगर मैं समोसे की मात्रा 1 रखूं और ब्रेड पकोड़े की मात्रा में 3 रखूं तब भी मेरा बजट बैठेगा, कितनी बैठेगा बिल्कुल से बैठेगा। और देखिएगा आगे अगर मैं 2 समोसे 2 ब्रेड पकोड़े रखूं तो भी मेरा बजट बैठेगा। फिर देखिएगा 3 समोसे और 1 ब्रेड पकोड़ा रखो
तब भी हो जाएगा कि सर 3 समोसे और एक ब्रेड पकौड़े। और अगर 4 समोसे और ब्रेड पकौड़े की मात्रा का 0 रखूं, 4 समोसे और ब्रेड पकौड़े की मात्रा का 0 रखूं तो भी मेरा बजट हो सकता है, यानी कि 5% के अंदर मेरा पूरा बजट बैठेगा। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 9। तो ये मैंने सब लगभग पढ़ाया हुआ है। एक निश्चित डिमांड का मतलब क्या होगा, जिसमें आप एक ही वस्तु को परफॉर्मेंस करोगे, जिन वस्तु की मात्रा ज्यादा होगी उसको आप पहले खरीदोगे। ठीक है, मैं कह रहा हूं 2 प्लेट है, एक प्लेट में 10 समोसे और एक में पड़े 8 समोसे, आप कौन सी प्लेट यूज करोगे जिसमें 10 समोसे होंगे, वही तो एक निश्चित डिमांड है। ठीक है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसको भी नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि एक उपभोक्ता के अधिमान एक लिस्ट है तो क्या वो बंडल 10 8 और 8 6 के बीच तटस्थ हो सकता है। तो मैंने पहले आपको देखिएगा एक लिस्ट अधिमान क्या होता है। एक लिस्ट अधिमान का मतलब वो है कि जिन वस्तुओं की मात्रा अधिक होगी उन वस्तुओं को उपभोक्ता पहले खरीदेगा, पहले उपभोग करेगा। मैंने आपको कहते हैं 2 प्लेट आपके पास में है, ठीक है, एक प्लेट के अंदर 10 गुलाब जामुन है और एक के अंदर 20 है, तो आप कौन सी प्लेट खाना पसंद करोगे, 20 वाली को आप पहले खरीदोगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी है, जहाँ पर मात्रा अधिक होगी उसको पहले खर्च करने के बारे में सोचेगा। ठीक है, तो देखिएगा इसमें आपको काम कैसे पूछा है कि क्या वो एक निश्चित डिमांड है या नहीं, तटस्थ है कि नहीं। तो बता देते हैं हम इसको कि यदि एक उपभोक्ता के अधिमान एक देश है तो वह बंडल 10 और 8 और दूसरा बंडल है 8 और 6 का के बीच तटस्थ नहीं है, के बीच तटस्थ नहीं है। यदि वह वो 10 8 को उपभोग करता है, इसकी मात्रा का उपयोग करता है तो वो डिमांड है। यदि वह बंडल 10 और 8 का अनुदिमान 10 और 8 का अगर प्रयोग करता है, ठीक है, 10 और 8 के बीच अनुदिमान एक लिस्ट है, अधिमान एक देश है। ठीक है, सीधी सी बात है यार, एक प्लेट है, एक प्लेट के अंदर टोटल 18 चीजें और एक प्लेट के अंदर 16 चीजें 14 चीजें, तो आप कौन से पहले खरीदोगे, इस वाले को। तो मैंने कह दिया कि भाई पहली प्लेट के अंदर 10 रसगुल्ले और 8 गुलाब जामुन है और इसके अंदर क्या रहा 8 रसगुल्ले और 6 गुलाब जामुन है, आप कौन सी प्लेट खरीदोगे, ये वाली खरीदोगे। तो वही तो बात यहाँ पर है, अगर इसको खरीदेगा तो डिमांड एक लिस्ट है, अन्यथा नहीं है। इन दोनों के बीच में तो नहीं है, लेकिन ये वाला जरूर है। फिर सेकंड प्रश्न है कि मान लीजिए एक उपभोक्ता के अधिमान एक लिस्ट है, वह बंडल 10 10 10 9 और 9 और 9 के उसके अधिमान श्रेणीकरण के विषय में आप क्या बता सकते हैं, आप क्या बता सकते हैं। एक तो आपकी क्या है 10 और 10, दूसरा 10 और 9, तीसरा 9 और 9। तो पहले किसको खरीदेगा वो देखना, उसकी श्रेणीकरण करना
यानी कि यहाँ पर तो मैं लिख देता हूँ बंडल बंडल, और यहाँ पर उसकी रैंक दे देता हूँ, उसका श्रेणी का कैसे करना है, स्थान कैसे देना है। मैंने अभी आपको कहा है कि जिसमें अधिक होगा उसको पहले कर, मात्रा अधिक होगी तो पहले ही करेगा ना उसको, हाँ उसको सबसे पहले प्राथमिकता देगा वो। तो देखना सबसे पहले वो किसको खरीदेगा, जिस प्लेट के अंदर 10 रसगुल्ले 10 गुलाब जामुन है उसको पहले खरीदेगा, यानी कि वो बंडल 10 और 10 वाले को सबसे पहले खर्च करेगा, यानी कि प्रथम प्राथमिकता इसको देगा। दूसरे में देखो 19 है और इसमें 18 तो किसको खरीदेगा, 20 वाले को, यानी कि 10 और 9, तो दूसरे स्थान पर किसको देगा वो, इसको देंगे द्वितीय स्थान, इसको देगा, और तृतीय पर 9 और 9 को देगा। ठीक है, हो जाएगा। जहां पर सबसे ज्यादा है जिस ग्रुप के अंदर, ठीक है, कि भाई इसमें 10 है और इसमें 20 है, इसमें 20, इसमें क्या है 18, तो पहले इसको खरीदेगा, पहले इसको फिर इसको, ठीक है। तो ये आपकी श्रेणी के अंदर बता दिए। फिर है 11 हो गया, 12 हो गया, 25 नंबर 13। आज का हमारा लास्ट जो सवाल आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर उपभोक्ता से संबंधित, ठीक है, उपभोक्ता से संबंधित इतने सवाल है जो मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट अगले एक्सरसाइज के लिए मैं आपको डिमांड से रिलेटेड बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें देखना, मान लीजिएगा कि आपका मित्र बंडल 5 और 6 और दूसरा है वो 6 और 6 के बीच तटस्थ है, क्या आपके मित्र के अतिमान एक इष्ट है, तो सीधी सी बात है मेरा मित्र, यहाँ पे क्या लिखना है सर, मेरा मित्र 5, 6 व 6 और 6 के बीच तटस्थ नहीं है, के बीच तटस्थ नहीं है। यदि वह 6 और 6 के बीच, ठीक है, इस वाले 6 और 6 के बीच अनधिमान एक के बीच एक देश अनधिमान है, एक देश अधिमान है, ठीक है। तो ये काम करता था जो एक देश अधिमान से रिलेटेड क्वेश्चन से, ठीक है। तो आज का एक्सरसाइज में कंप्लीट करता हूँ। तो आज का एक्सरसाइज में मैंने आपको 9 सवाल करवा दिए। अब बाकी के जो कुछ और बाकी जो शेष है मान से रिलेटेड और मान की रुचि से, मान फलन के अंदर है, व्यक्तिगत मान के, तो ये जो डिमांड से रिलेटेड टॉपिक्स है वो आपको मैं अगले एक्सरसाइज के अंदर बताऊंगा। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 41 के अंदर इस चैप्टर को मैं पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ओके बाय।